मेरे ख्याल से तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई। और सिर्फ पता ही नहीं होना चाहिए बल्कि वो जो कुछ भी कर रहा है आपको उस पर नजर भी रखनी चाहिए। वो बहुत ही होशियार और काबिल आदमी जान पड़ता है। उसने अपने इंटरव्यू में कहा भी है कि शार्दुल लॉ फर्म उसके काबिल हाथों में आने के बाद उसकी देखरेख में नई ऊंचाइयों को छुएगी। चारों ने आज सुबह जो कुछ भी टीवी पर सुना था और उससे जो उसे समझ में आया उसने वो सब पलाश को बता दिया। वो जिस तरह से बात कर रहा था उससे तो वो मुझे ओवर कॉन्फिडेंट और घमंडी लगता है। जगत ओबेरॉय ने चारों और पलाश की बातचीत के बीच में अपने विचार प्रकट किए। डैड, आजकल काबिल और इंटेलिजेंट लोग ऐसी ही बातें करते हैं और वो तो हैंडसम भी है ना, बिल्कुल भाई की तरह, और भाई की ही तरह अभी भी खुमारा भी है। चारों देव की तारीफों के पुल बांधे ही जा रही थी। चारों का मुस्कुरा मुस्कुरा कर देव की तारीफें करते जाना जगत ओबेरॉय देख रहे थे। अचानक ही उनके दिमाग में एक विचार आया। चारू, बेटा क्यों ना देव से तुम्हारी शादी की बात की जाए? क्यों, क्या बोलती हो? अपने डैड की बात सुनकर चारू ने आहान की तरफ देखा जो सिर झुकाए चुपचाप खाना खाने में बिजी दिख रहा था। आहान बिना किसी रिएक्शन के खाना खा रहा था। लग रहा था जैसे जगत ओबेरॉय की कोई भी बात उसके कानों में गई ही नहीं। आहान का ये उदासीन और बेपरवाही वाला रवैया देख चारू थोड़ा चिढ़ गई। मार्वलस आइडिया डैड। देव भाई का दुश्मन या कंपेटिटर बने इससे तो अच्छा यही होगा कि उसे इस तरह अपनी फैमिली में ही शामिल कर लिया जाए। चारू जवाब तो अपने डैड को दे रही थी लेकिन देख आहान की तरफ ही रही थी। चारू की ये बात सुनकर भी जब आहान ने अपनी नजरें अपनी प्लेट से ही गड़ाई रखी तो चारू का गुस्सा तेज हो गया। डैड, मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि वो इतना कॉन्फिडेंट और हिम्मती है कि मेरी जैसी ब्यूटी विद ब्रेन को हैंडल कर सकता है। खुसरते हुए चारू ने मेज पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि आहान की जान हलक में अटक गई और डर के मारे उसके मुंह का निवाला सामने वाली टेबल पर आ गिरा। चारू ने पानी का ग्लास उठाया और आहान के सामने पटक दिया। आहान, जब तुम्हें मेरी हर बात के अगेंस्ट में ही रहना है तो मेरी कोई भी बात सुनकर तुम्हारी सांसें क्यों अटकने लगती हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो आहान कि तुम्हें सिर्फ एक शब्द बोलना है और तुम्हारी सारी की सारी मुसीबतें यहीं पर एक पल में खत्म हो जाएंगी। चारू और आहान के बीच चल रहा ये सीन पलाश और जगत ओबेरॉय के लिए कोई नई बात नहीं थी। उन्हें तो अब आदत सी हो चली थी ये सब देखने की। चारू अक्सर ही आहान को इस तरह परेशान करती थी, लेकिन पलाश और जगत ओबेरॉय का ये सोचना था कि चारू और आहान दोनों में से कोई भी बच्चा नहीं है। दोनों एडल्ट हैं और उन्हें अपने मैटर सुलझाने आने चाहिए। जगत ओबेरॉय ने ना कभी आहान से कुछ कहा और ना ही चारू को डांटते कि वो आहान का पीछा छोड़ दे। उनका मानना था कि अगर एक बार आहान चारू को ना कह दे तो चारू कभी भी उसके पीछे नहीं पड़ेगी। लेकिन दिक्कत तो यही थी ना कि आहान चारू को ना तो हाँ कह रहा था और ना। चारू की आवाज में धमकी थी। आहान ने सिर उठाकर चारू को देखा और कहा, अगर तुम नहीं चाहती हो कि खाना खाते हुए मैं दम घुटने से मर जाऊं तो अपना ये बकवास का जो ये रायता फैला रही हो ना, इसे बंद कर दो। आहान ने अपनी नाराजगी छिपाने की जरा सी भी कोशिश नहीं की थी। डिनर खत्म हो गया, सब टेबल से उठ गए, लेकिन चारू और आहान का झगड़ा कुछ देर ऐसे ही चलता रहा। पलाश खुश था कि सबका ध्यान उस पर से हट गया। डिनर के बाद पलाश सीधे अपने रूम में चला गया। वो थक गया था। पलाश ने ब्रश किया, नाइट सूट पहना और लेट गया। आंखें बंद करके उसने सोने की कोशिश की, लेकिन हजारों कोशिशों के बाद भी उसे नींद नहीं आई। हार कर उसने आंखें खोली और सीधे लेटकर छत घूरने लगा। थोड़ी ही देर में पलाश की आंखों के आगे पिया के होंठ उभर आए थे। पिया के होंठों ने उसकी रही सही नींद भी उड़ा दी थी। भगवान! पलाश झटके से उठकर बैठ गया। वो किसी बच्चे की तरह रेस्टलेस हो रहा था। वो वापस लेट गया। उसे चारों तरफ पिया के होंठ ही दिख रहे थे। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की और करवट ले ली। पिया! अनजाने में वो तड़प भरी आवाज में पुकार उठा। अपनी ही आवाज ने उसे ज्यादा बेचैन कर दिया। पलाश ने बिस्तर में चेहरा गड़ा लिया। किसी करवट उसे आराम ही नहीं मिल रहा था। पलाश ने सिर पर तकिया रखकर पिया के ख्यालों को दूर करने की कोशिश की। इधर से उधर करवट बदलते हुए काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वो नींद में डूब ही गया। सुबह पलाश जब उठा तो उसके मन में पिया की हल्की सी याद बची हुई थी।
उसे मुस्कुराना चाहिए था, लेकिन वो खुद से नाराज था कि अब उसके ख्यालों तक पर उसका बस नहीं था। आज का दिन पलाश के लिए बेहद बिजी रहने वाला था, तो उसने ऑफिस जल्दी जाने की सोची। अपने ऑफिस में बैठा पलाश एक विटनेस के स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहा था कि जब उसकी नजर दरवाजे से अंदर आती हुई पिया पर पड़ी। पिया को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया, सांसें अटक गईं। आज पिया ने हल्के गुलाबी रंग की वन शोल्डर ड्रेस पहन रखी थी। नो डाउट इस ड्रेस का रंग उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था, लेकिन पलाश के हिसाब से पिया ने बेहद शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। पलाश को लगा कि अगर पिया जरा सी भी झुकी तो शर्तिया उसे पिया का अंडरवेयर दिख ही जाएगा। ये क्या पहन रखा है तुमने? ना चाहते हुए भी पलाश चिल्ला पड़ा। पलाश इमीडिएटली अपनी चेयर से उठा और पिया के बदन को ढकने के लिए अपना कोट उतारते हुए पिया की तरफ बढ़ा। पलाश ने पिया को कोट पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि पिया ने उसे जोर का धक्का देते हुए वापस उसे उसकी चेयर पर धकेल दिया गया। पलाश धड़ाम से अपनी चेयर पर गिरा। एक पल को तो पलाश को यकीन ही नहीं हुआ कि पिया उसे इस तरह धक्का दे सकती है। पलाश ने अचरज से पिया के खूबसूरत चेहरे पर खेलती हुई तिरछी मुस्कुराहट को देखा। पिया की आंखों में उसे शैतानी की चमक भी साफ साफ दिख रही थी। क्या कर रही हो तुम? पलाश सिर्फ फुसफुसाकर इतना ही कह पाया। पिया को करीब आता हुआ देखकर उसका गला सूखने लगा था। मुस्कुराती हुई पिया करीब आ रही थी। उसकी लंबी सेक्सी टांगें, उसका खूबसूरत चेहरा, लहराते हुए बाल, उसका अदा से चलना, उसकी खुशबू और उसके मादक होंठ। पलाश मदहोश होने लगा था, लेकिन जब आगे बढ़ती हुई पिया उसकी गोद में आकर बैठ गई तो वो बेहोश होते होते बचा। पलाश ने अपने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। पिया अनवरत पलाश को ही देख रही थी। एक पल के लिए भी उसकी मुस्कुराहट ने उसके होंठों का साथ नहीं छोड़ा था। पलाश की गोद में बैठकर पिया ने उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाल दी। पलाश कुर्सी पर ही जितना पीछे हो सकता था हो गया। क्या हुआ? तुम इसी के तो सपने नहीं देखते हो ना? तुम्हारी नजर तो मेरे होंठों से हटती नहीं है। बोलो। पिया ने पलाश के कानों की लौ को अपने दांतों से चुभोते हुए मादक अंदाज में कहा। पलाश की गर्दन पर पसीने की बूंदें चमक उठी। एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में ऊपर से लेकर नीचे तक दौड़ गई। अविश्वास से भरा पलाश पिया को देखे जा रहा था। उसके कानों में सीटियां सी बजने लगी थी। पिया ने पलाश के और करीब आते हुए उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छूना शुरू किया। जैसे जैसे पलाश के चेहरे पर पिया की उंगलियां फिसल रही थी, पलाश के हाथ पैर सुन्न होते जा रहे थे। पलाश ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को पिया के हवाले कर दिया। पिया की उंगलियां पलाश के चेहरे से फिसलती हुई उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रही थी। पिया ने पलाश की गर्दन को सहलाना शुरू किया। पलाश पसीने से भीगता जा रहा था। उसका रोम रोम उबल रहा था। पिया के हाथ रुक ही नहीं रहे थे। पिया अब धीरे धीरे पलाश की शर्ट के बटन्स खोलने लगी। पलाश की सिसकियां सुन पिया मुस्कुराई, लेकिन उसने अपने हाथ नहीं रोके। उसका चेहरा पलाश के चेहरे के एकदम करीब था। पिया ने अपनी नाक से पलाश की नाक छुई, अपने होठों को पलाश के होठों से बस इतनी दूरी पर रोका कि पलाश को उसके होठों का एहसास तो हो, लेकिन स्पर्श न मिले। पलाश को लगा वो पागल हो जाएगा। पिया की नजदीकी, उसके बदन की खुशबू। पलाश अब खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। उसने आंखें खोली और गहरी नजरों से पिया को देखा और अपने सीने पर फिसलते हुए पिया के हाथों को थाम लिया। पलाश थोड़ा आगे हुआ तो पिया थोड़ा सा पीछे हटी। दोनों की नजरें अब भी एक दूसरे से बंधी हुई थी। पलाश ने पिया के होठों को इतना करीब देखा। पिया ने अपने होठों को जीभ से जरा सा गीला किया। उसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ जरा से खुल गए। पलाश अपने होश खो बैठा। उसने पिया को अपनी तरफ खींचा। ये होंठ जो उसे सोने नहीं दे रहे थे।
पलाश को इन होठों का एहसास फिर से चाहिए था। वही पैशनेट किस में। पलाश ने आंखें बंद करते हुए पिया के चेहरे को अपने 5 मुंह वाला नाग पास खींचा। अब उससे दूरी सही नहीं जा रही थी। पलाश की हथेलियों में पिया का चेहरा था। वो पिया को किस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक ही पिया उसे खुद से दूर धकेलने लगी। वो उसकी गिरफ्त से छूटने के लिए छटपटा रही थी। पलाश ने उसे और ज्यादा अपनी बाहों में कस लिया। पिया पलाश की बाहों के घेरे से निकलने के लिए जितना ट्राई करती, पलाश उसे किस करने के लिए उतना ही अपने पास खींचता। अचानक ही पिया ने पलाश के कंधे पर जोर से मुक्का मारा और पलाश के कानों में किसी और की आवाज पड़ी जो उसे गालियां दे रही थी। पलाश क्या बदतमीजी कर रहे हो? होश में आओ, उठो। पलाश छोड़ो मुझे। पलाश बेहुदा आदमी, जाने दे मुझे। पलाश के कान एक जानी पहचानी आवाज सुन रहे थे जो चिल्ला रही थी और पलाश को एहसास हुआ कि ये वही आवाज है जो उसे धड़ाधड़ मुक्के मार रही थी। पलाश ने झटके से आंखें खोल दी और सामने जो दिखा उसे देखकर पलाश को उबकाई आ गई। उसकी गोद में उसके चेहरे के एकदम पास चेहरा लिए आहान बैठा था। जरा सी भी और देर होती तो पलाश आहान को किस कर चुका होता। पलाश ने धक्के से आहान को खुद से दूर कर दिया। What the hell? मैं तुम पर ना हैरेसमेंट का केस कर सकता हूँ। तुम ऐसे वाहियात सपने देखते हो। छी 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 छी। आहान एक टिश्यू पेपर से अपना चेहरा रगड़ रहा था। अरे तुम तो मुझे किस करने की कोशिश कर रहे थे। एक मिनट, कहीं तुम मुझे पिया तो नहीं समझ रहे थे ना? तुम मुझे पिया समझ रहे थे। राइट, तुम मुझे पिया समझ रहे थे और तुम पिया को किस करना चाहते थे? हाँ, आहान ने अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा जो पलाश से हाथापाई में खराब हो गए थे। उसके चेहरे पर शैतानी वापस खेलने लगी थी। सब नाश्ते के लिए बैठे हैं। तुम्हारे नहीं तो डैड ने भेजा मुझे ये देखने के लिए कि तुम कहाँ हो। और यहाँ तो अलग ही कहानी चल रही है बंधु। प्रिया के सपने देख रहे हो? मुझे अपने दोस्त को जो कहीं से भी लड़की के जैसा नहीं दिखता, पिया समझकर किस करने चले थे। पलाश ने जो किया था, आहान अभी तक उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। खैर, अब उठो और रेडी हो जाओ, सब नाश्ते के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जो कुछ हुआ था उस पर पलाश को भी यकीन नहीं हो पा रहा था। वो वैसे ही बैठा हुआ आहान को देखता रहा। 2 पल तो आहान कुछ नहीं बोला। फिर पलाश के ठीक सामने खड़ी होकर वो गरजा, उठो। पलाश की जैसे तंद्रा टूटी। करता हुआ पलाश उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अंदर जो कुछ हुआ था वो उसके बारे में सोचता रहा। फिर कंधे झटककर आगे बढ़ गया। हॉल की खिड़की के पास पहुंचकर आहान ने आसमान की तरफ देखा। हैट्स ऑफ बॉस। आहान ने एक जोरदार सल्यूट किया और मुस्कुराते हुए डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गया। पलाश उठकर सीधा बाथरूम में घुसा और शावर के नीचे खड़ा हो गया। पानी की ठंडी ठंडी बूंदों ने काफी हद तक उसे उसके सपने से बाहर लाकर खड़ा कर दिया था। पहले ऐसा सपना और फिर आहान। इस बात से पलाश खुद से ही लेकिन वो पिया को खुद को भला बुरा बोले जा रहा था। अरे पागल हो गया है क्या? होश में आओ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो पिया के साथ? भगवान, होश में आओ पलाश, होश में आओ। आहान के सल्यूट से आसमान में बैठे उसका चेहरा किसी शैतान बच्चे की मानिंद चमक उठा। उसने एक बड़े से बादल को उठाया और हंसते हुए पिया के घर के सामने निचोड़ दिया। बादलों की गरज सुनते ही पिया ने खिड़की से झांका। अरे इस वक्त बारिश? ये कैसी बेमौसम की बारिश है? पिया ने खिड़की खोलकर हाथ बाहर निकाला। बारिश की बूंदों ने जैसे ही उसकी हथेलियों को छुआ, पिया को लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। पिया की धड़कनें बढ़ गईं। ठंडी भीगी हवा ने उसे सहरा दिया। खिड़की पर खड़ी पिया के होठों तक एक नाम आते आते रुक गया। ऊपर बैठे उसने अपने कानों को
हथेलियों के घेरे में लिया और पिया के होंठों तक आए उस नाम को ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी नाम सुनाई नहीं दिया। उसने पिया के होंठों पर रुके उस नाम को पढ़ा और पिया की तरफ एक स्नेह भरी पुच्ची उछाल दी। पिया की धड़कनें तेज थीं। खिड़की के बाहर लगे पलाश के पेड़ पर बड़े बड़े लाल अंगार से फूल चटक रहे थे। मिट्टी की सौंधी महक पिया की नाक में भर गई थी। अचानक शुरू हुई बारिश अचानक रुक भी गई। आसमान साफ हो गया और सुबह का सूरज फिर से अपनी जगह पर आ गया। शावर के नीचे काफी देर तक खड़े रहने के बाद फाइनली पलाश शावर बंद कर बाहर निकला। कपड़े पहनकर वो शीशे के सामने खड़ा हो गया। एक ही रात में अजीब सी कैफियत हो गई थी उसकी। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और गीले बालों में ब्रश फेरकर कमरे से बाहर निकल गया। लग रहा है बारिश हुई है। हॉल की खिड़की से बाहर का मौसम देखते हुए पलाश बुदबुदाया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पलाश ने डाइनिंग रूम में एंटर करते हुए सबको ग्रीट किया। टेबल पर जगत ओबरॉय, हेलो गाइस, मैं हूं एल्विश यादव और मैं एक यूट्यूबर हूं और आहान मौजूद थे। पलाश ने एक बार सबको देखा और आहान के बगल वाली चेयर पर आकर बैठ गया। पलाश के बैठते ही आहान ने अपनी चेयर उससे थोड़ी सी दूर खिसका ली। ये देखकर सैंडविच उठाते हुए चारों के हाथ वहीं रुक गए। उसने एक बार आहान की तरफ देखा, लेकिन वो सिर झुकाए नाश्ता करने में बिजी था। चारों ने डैड की तरफ देखा। जगत ओबरॉय ने नो आइडिया वाले भाव से अपने कंधे उचका दिए। नाश्ता खत्म करके सबसे पहले पलाश उठा। उसे जाता देखकर आहान भी जल्दी से उठा और उसके पीछे ही हो लिया। सपनों में आने वाली बाहों में कब आएगी? पलाश के पीछे चलता हुआ आहान गुनगुना रहा था। आहान का गुनगुनाना सुनकर पलाश पलटा और जेब में हाथ डालकर आहान का रास्ता रोकते हुए ठीक उसके सामने खड़ा हो गया। पलाश को ऐसा देखकर आहान ने खिसियानी हंसी हंसी। कुछ हुआ है क्या? चारू ने पास आते हुए शक भरी आवाज में पूछा। नहीं, कुछ नहीं हुआ, पलाश ने आहान को घूरते हुए बेहद ठंडी आवाज में कहा। चारू ने दोनों को बारी बारी देखा और इरिटेशन से हाथ हवा में लहराते हुए बुदबुदाई। व्हाटएवर। उसने साइड टेबल पर से अपना बैग उठाया और ऑफिस के लिए निकल गई। कुछ बचा है या चले? पलाश अब भी वैसे ही आहान के सामने खड़ा उसे घूरे जा रहा था। नहीं, कुछ नहीं, चलो। आहान धीमे से बस इतना ही बोल पाया। जाते हुए आहान ने जगत ओबरॉय की तरफ देखा। उनसे नजरें मिलते ही आहान ने धीमे से गर्दन हाँ में हिलाई। जगत ओबरॉय के होठों पर निश्चिंतता भरी मुस्कुराहट खेल गई। अपने पापा और अपने भाई जैसे दोस्त के बीच हो रही नजरों की ये बातचीत पलाश देख नहीं पाया। आज सुबह पलाश ने पिया को इन्फॉर्म किया कि वो आज उसे पिक करने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो पिया ने कहा कि वो चिंता ना करे, वो कैब लेकर ऑफिस आ जाएगी। ऑफिस में पिया आज खुश थी। मधु ने उसके कहे अनुसार उसके रूम में कैबिनेट रखवा दी थी। पिया, ये साइज ठीक है या और बड़ा चाहिए? आपका रूम इतना बड़ा तो है ही कि इससे बड़ी कैबिनेट भी आसानी से यहाँ फिट हो जाएगी। पिया के रूम में एंटर करते हुए मधु ने कहा। और हाँ, ये आपके रूम के पर्दों के लिए रिमोट। मधु ने एक रिमोट पिया की टेबल पर रखते हुए कहा। थैंक यू सो मच मधु, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। फाइनली अब मेरे पास अपनी प्राइवेसी होगी। पता है कितना अजीब लगता था ये सोचकर ही कि मैं जो कुछ भी करती हूँ पलाश वो सब देख सकते हैं। पिया ने सिहरते हुए शिकायती लहजे में कहा। पिया के एक्सप्रेशंस देखकर मधु हंस पड़ी। अब जब चाहे पर्दे बंद कर सकती हो। वैसे पलाश सर तो अक्सर ही पर्दे बंद करके ही रखते हैं, मेरी तरफ वाले नहीं करते। मुझे हमेशा ही ऐसा लगता रहता है कि वो चेक कर रहे हैं कि मैं काम कर रही हूँ या नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे बस डांटने के लिए मौके की फिराक में रहते हैं। पिया बुनबुना रही थी। खैर छोड़ो, कुछ और बातें करते हैं, पिया ने ख्याल झटकते हुए कहा। पिया और मधु बातें करती जा रही थी और साथ ही पिया की कैबिनेट में उसके कपड़े और उसके शूज अरेंज कर रही थी।
काम खत्म होने के बाद पिया कमर पर हाथ रखकर कैबिनेट के सामने खड़ी हो गई। उसे अपनी ये ड्रेस बेहद पसंद थी। परफेक्ट, थैंक्स मधु। पिया ने मधु को एक स्वीट सी स्माइल दी। एनीथिंग फॉर यू, मधु ने मुस्कुराकर कहा और पिया को उसके ऑफिस में छोड़कर बाहर आ गई। मधु के जाने के बाद पिया ने अपने और पलाश के ऑफिस के बीच वाली दीवार के पर्दे बंद कर दिए। फाइनली अब मेरे पास अपनी प्राइवेसी है, वो मुस्कुराई। पिया थोड़ी देर रूम में इधर उधर घूमती रही, फिर उसने थोड़ी स्ट्रेचिंग की और अपनी चेयर पर बैठ गई। कितना अच्छा लग रहा है पिया। पर्दे बंद होते ही उसे लग रहा था मानो उसके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। पिया के मोबाइल फोन पर मैसेज बीप बजी तो उसने फोन उठाकर चेक किया। उसकी सेक्रेटरी सेजल का मैसेज था। मिस राधिका नंदा का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया था। उसकी आंखों के आगे राधिका का चेहरा नाच गया। पिया मुस्कुराने लगी। बहुत हुआ, अब काम किया जाए। गहरी सांस लेकर पिया फाइलों में डूब गई। फाइलों से उसने अपना सिर तब उठाया जब उसका मोबाइल फोन बजा। पिया ने फोन उठाकर देखा, दूसरी तरफ उसका मार्केटिंग मैनेजर था। यस, हाँ मैंने ही कहा था। नहीं नहीं नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। नहीं, अब हाँ, मुझे इस साल अपने एंडोर्समेंट कैंपेन के लिए कैटरीना ही चाहिए। ओके ओके, देखो अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई क्लॉज है तो फिर हैंडल करो या कॉम्पनसेशन दो, पैसों दो या ये झंझट खत्म करो। बस मुझे कोई सिरदर्दी नहीं चाहिए। कौन? उसकी मैनेजर। ओके, मैं सोचूंगी। मेरे पास जब भी उसे मिलने का टाइम होगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, अभी तो नहीं है। नहीं, कहा ना, बता दूंगी। पिया की आवाज थोड़ी कड़ी हो रही थी। जब से राधिका की मैनेजर को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की खबर मिली थी, वो तब से ही लगातार कोशिश कर रही थी कि उसे एक बार शुगर फ्लेम के सीईओ से मिलना है, ताकि वो उनसे सारी गलतफहमियों को दूर कर सके जो राधिका को लेकर हो रही थी। शुगर फ्लेम की मार्केटिंग मैनेजर उस पर जोर डाल रही थी कि वो राधिका की मैनेजर से बस एक बार मिल ले। तो उसे अपॉइंटमेंट चाहिए। बिल्कुल मिलूंगी। मैंने उससे मिलने से कब मना किया है, लेकिन उसे तब तक तो वेट करना ही पड़ेगा जब तक कि मेरा शेड्यूल थोड़ा फ्री नहीं हो जाता। तब तक ऐसा करो कि तुम कैटरीना के मैनेजर से बात करो और कैटरीना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का प्रोसेस शुरू करवा दो। इसके बाद मुझे इस बारे में और कुछ नहीं सुनना है। जल्द से जल्द ये काम खत्म हो जाना चाहिए। ओके? इंस्ट्रक्शंस देने के बाद पिया ने फोन रख दिया। मिस राधिका, तुम ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि फाइनल प्रोसेस में तुम सिलेक्ट नहीं हुई हो? तुम्हें समझना होगा कि हर वक्त तुम जीत नहीं सकती। पता नहीं इन सब में प्रॉब्लम क्या है उसे। लगता है ये समझने के लिए उसे अभी और ज्यादा बेइज्जती की जरूरत है। फोन रखते हुए पिया बुदबुदा रही थी। अचानक उसे ये सोचकर हंसी आ गई कि मीटिंग में राधिका का चेहरा देखने लायक होगा जब उसे पता चलेगा कि सीईओ की कुर्सी पर पिया है। फोन रखकर पिया ने घड़ी पर निगाह डाली। अभी तो लंच टाइम था। पलाश अभी तक ऑफिस नहीं आया था। पिया ने सोचा कि नीचे जाकर अपने लिए कॉफी ले आती है। कॉफी के लिए पिया अपने ऑफिस से बाहर निकली तो सामने से पलाश ऑफिस में एंटर हो रहा था। उसकी आंखों के नीचे पड़े डार्क सर्कल्स ने पिया को हैरान कर दिया। इतने ज्यादा डार्क सर्कल्स। पलाश कल रात तो घर गया था, फिर क्या घर पर भी सारी रात काम ही करता रहा होगा? गुड मॉर्निंग। उसने पलाश को मुस्कुराहट से ग्रीट किया। पलाश ने बिना कुछ कहे सिर्फ गर्दन हिला दी। उसने पिया की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। पिया ने पलाश को ऊपर से नीचे तक देखा। पलाश का ऐसा बिहेवियर अब उसके लिए कोई अचरज की बात नहीं थी। कॉफी पियेंगी? मैं अपने लिए कॉफी लेने जा रही हूँ। मेरे लिए भी एक कॉफी डियर। पलाश कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही उसके पीछे पीछे अंदर आते हुए आहान ने पोलाइटली कहा, और हाँ, पलाश के लिए डार्केस्ट ब्लैक कॉफी जो पलाश को जगाए रख सके। ऐसी कॉफी जिसे पीकर उसकी नींद भाग जाए, और मेरे लिए कैपुचिनो। ऑफिस के अंदर आते हुए आहान ने अपनी बात पूरी की। उसने अपना फोन और चाबियां जेब से निकालकर टेबल पर रखी ही थी और सोफे पर बैठने ही लगा था कि उसे पलाश की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर पलाश को देखा जो उसी को देख रहा था।
कॉफी तुम लेने जाओ आहान, मुझे पिया के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। आहान को ऑर्डर देने के बाद पलाश पिया की तरफ मुड़ा। आहान को बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। मेरे लिए मैकियाटो लेते आना। पिया ने बिना किसी विरोध के चुपचाप पलाश की बात मान ली। पलाश की बात सुनकर आहान बहुत चक्का सा अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया। उसने पलाश को देखा तो पलाश ने क्या वाले एक्सप्रेशंस दिए। पलाश का और ज्यादा गुस्सा झेलने से बेहतर आहान ने चुपचाप जाना ही ठीक समझा।